हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू मैथमेटिक्स क्लासेस नालंदा। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण पैरामेडिकल और 10th क्लास के लिए ये बेनिफिट होने वाली है। हिंदी व्याकरण में बेसिक से हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए क्लास 1 है। क्लास 1 में हम हिंदी व्याकरण जानेंगे, इसका टाइप जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं और उन टाइप को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। क्लियर दोस्त? तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर उठाया है कि व्याकरण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्याकरण किसे कहते हैं और हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन मेरा है कि व्याकरण किसे कहते हैं और हिंदी व्याकरण को कितने भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो व्याकरण बेसिकली किसी चीज़ को हम अगर बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, अगर वो चीज़ शुद्ध हम लिख दें या बोल दें या पढ़ दें तो उसको हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। तो वही डिफिनेशन मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिख चुका हूँ। लिखा है इसमें कि व्याकरण नियमों का एक संग्रह है। कहने के मतलब कि एक किस संग्रह है, किस चीज़ का? नियम का। और नियम क्या है? तो लिखा है कि जो हमें शुद्ध क्या करवाता है? बोलना सिखाता है, पढ़ना और लिखना। क्या? शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना आदि का ज्ञान प्रदान करती है। कौन? व्याकरण। व्याकरण क्या है? नियमों का एक संग्रह है। वो नियम क्या है कि शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, शुद्ध समझना है और शुद्ध लिखना हो गया आदि का क्या हमें ज्ञान प्रदान करती है, ज्ञान देती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये डिफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम में एक डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा बल्कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाएगा। एमसी क्वेश्चन के रूप में इसे पूछा जाएगा। कैसे आखिर पूछा जाएगा? तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे उठाएगा कि व्याकरण, यहाँ से ऐसे पूछेगा कि शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना को क्या कहते हैं। तो आपको ये डिफिनेशन पहले से पता रहेगा। तो आप ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए दिया रहेगा एक में स्वर, एक में स्वर, व्यंजन और ये व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। तब बेसिक सी बात है कि आप जरूर व्याकरण पर टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर डिफिनेशन पता रहेगा तब। तो इसलिए थ्योरी जानना आपको बहुत ज़रूरी है एमसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। आगे क्या है कि हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। हमने व्याकरण के बारे में जान गए। अब व्याकरण का कैटेगराइज किए तो कितने भागों में से बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा जरूर। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कितने बोलेंगे? ऑप्शन दिया रहेगा 2, 3, 4 या 5। तो आप जानने होंगे, आध किए होंगे तो लगा देंगे कितना? 5। क्लियर? वो 5 कौन कौन है? तो 5 ये दिया गया है। पहला हमारा है वर्ण विचार। पहला हमारा क्या है? वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार। तीसरा वाक्य विचार। चौथा छंद विचार। पांचवा चिह्न विचार। हमारा हिंदी व्याकरण का 5 भाग में बांटा गया है, जो 5 इस प्रकार है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। इन टाइप को बारीकी से हम जानेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण विचार क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो वर्ण विचार से क्वेश्चन बनता है क्या कि वर्ण किसे कहते हैं। बेसिकली क्या है कि उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। मतलब वर्ण उस मूल ध्वनि को हम बोलेंगे जिसका खंड या टुकड़ा न होना चाहिए। उसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने पर जो मूल ध्वनि है हमारा, तो उसका खंड या टुकड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आखिर कौन सा है भाई जिसका खंड या टुकड़ा न होगा? जैसे में क्या दिया गया? आ है, ई है और आगे है आधा का है, आधा खा है, जिसको ऐसे बोलते हैं का हलांत, खा हलांत, डॉट कहाँ तक? मा तक हो गया, या हो गया, रा हो गया, ला, सब क्या चीज़? आधा आधा में, मतलब हलंत में। इसका क्या हुआ? खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। नहीं तो आप बोल के एक बार देखिए, आ में आ को आप तोड़ सकते हैं? नहीं। आ वल्ली वन है। जैसे कोई चीज़ भी बोलते हैं हम, जैसे कलम बोलते हैं, कलम। कलम बोलने पर उच्चारण करते हैं तो उसमें देखना आ अंत में जरूर उच्चारण होगा। तो आ उच्चारण हो जब मेरा मूल ध्वनि हो, ऐसा उसका फिर अलग खंड टुकड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, आप का को लिख सकते हैं क्या? का हलंत जोड़ आ, ये दोनों वर्ण मिलकर बना है का। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें आज हमारा स्वर वर्ण है, ये आगे पढ़ेंगे स्वर वर्ण क्या है, सब इसमें दिया हुआ है। तो स्वर वर्ण से और व्यंजन वर्ण दोनों को मिलकर इसमें बना है क। इसी स्वर वर्ण और एक वर्ण मिलकर इस दोनों में क्या बना है क, तो इसी को क्या बोले व्यंजन वर्ण, और हमारा यह क्या स्वर वर्ण है। देखो यहाँ पर दोनों मिलकर बनाई है, तो इसका टूट गया कि नहीं। लेकिन अब ये आधा का को आप तोड़ सकते हैं, ये तो पहले ही टूट के आधा हो गया, तो इसको तोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह आ भी है जिसका तोड़ नहीं सकते हैं, इसका खंड नहीं कर सकते हैं, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोलता है डिफिनेशन में कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, ना किया जा सकता है। जैसे में आ हो गया, ई हो गया, री हो गया, ऊ हो गया, ऊ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, ए ऐ ओ आ। अन्न नहीं होगा, कहीं अन्न में दो गो वर्ड मिलकर बना है, आ जो ना हलंत। यहाँ पर आधा का हो गया, आधा खा हो गया, मतलब खा हलंत ये सब करके हो गया आदि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब पढ़ेंगे अगला नंबर में क्या कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन हमारा अगला है। तो एक क्वेश्चन अलग यहाँ है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन वो है, एक स्वर वर्ण है, एक व्यंजन वर्ण है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन कौन है कि एक स्वर वर्ण है, एक व्यंजन वर्ण है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ऑप्शन दे रहेगा 2 या 3 या 4, जो आपको याद रहेगा तो आप मार दीजिएगा। ठीक है, 2 प्रकार का रहेगा। और ये भी ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्ण कौन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो वर्ण इनमें से कौन सा वर्ण का प्रकार है, तो एक इसमें से एक दे देगा और बाकी 2-3 अलग दे देगा, चौथा में ये डाल देगा, तब जानिएगा तो जरूर मार दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जरूर पॉइंट। आगे हमारा है कि वर्ण तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, स्वर्ण हो गया हमारा, एक व्यंजन हो गया। अब स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे, उसके बाद व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबके जानेंगे। बस आप गौर करके यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा कि डिफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उठ रहा है कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मतलब वैसा वर्ण जिसका आप उच्चारण कीजिएगा ना, तो किसी दूसरे वर्ण को सहायता नहीं लेगा, वह बल्कि वह स्वतंत्र होगा, खुद पर खुद निर्भर रहेगा, ना कि दूसरे वर्ण पर निर्भर रहेगा। तो वही डिफिनेशन हमने लिखे हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। मतलब इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, किसी दूसरे वर्ण के बिना, मतलब किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। कहने का मतलब है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, बल्कि वह स्वतंत्र उच्चारण होती है। जैसे में वो कौन सा है, तो उस वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। तो उस जो वर्ण जो हम बोल रहे हैं कि जिसकी सहायता नहीं ली जाती है, वैसा वर्ण उच्चारण होगा जिसका दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, तो वह वर्ण क्या कहलाएगा, स्वर वर्ण कहलाएगा। जैसे वो कौन कौन है, तो आ हो गया, हर्षई हो गया, दीर्घई हो गया, हर्षऊ हो गया, दीर्घऊ हो गया, री हो गया, ए ऐ ऊ औ। कितना, ये सब है, बस इतना ही है। इसको गिन के देखते कितना है संख्या इसका, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका नोट में लिख दिए हैं कि इसकी टोटल संख्या कितनी है, तो लिखा गया यहाँ कि इनकी कुल संख्या कितने हैं, 11 है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तब बोलिएगा कितने, 11 है। तो याद रखिएगा 11। ये भी याद कर लीजिएगा 11 में कौन कौन है, तो ये आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि बच्चे पढ़े हैं। आई बस खाली इसमें अंत वाला 2 गो जो अन है उसको खाली छोड़ दीजिएगा, बाकी जो बचा इसके पहले वाला वो खाली बोल दीजिएगा, स्वर वर्ण कहलाएगा। अगला है व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण तो इसका उल्टा होगा। ये बोल रहा था कि हम स्वतंत्र उच्चारण होंगे, किसी की सहायता नहीं लेंगे, स्वर वर्ण बोल रहा था। लेकिन व्यंजन वर्ण में क्या है कि नहीं, ये बोल रहा है कि नहीं, स्वतंत्र वर्ण का हम उच्चारण से हमारा उच्चारण होगा। मतलब वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, तो उस वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहने के मतलब है कि किसी दूसरे वर्ण का सहायता ली जा सकती है, जिसमें स्वर वर्ण भी आ सकता है। ठीक है, जिसमें स्वर वर्ण के भी उच्चारण ले सकता है। ये बोल रहा है बस किसी दूसरी कोई भी आ सकता है, तो वही किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, तब उसे हम क्या कहेंगे, स्वर व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो जैसे में कौन कौन है, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अणा हो गया, वही कहाँ तक, म तक हो गया। ठीक है, 25 गो ये हो गया। एक में होता 5। ठीक है, तो टा में भी हो गया 5, ता में हो गया 5, पफा में भी हो गया 5, टोटल यहाँ तक 25। फिर ये हो गया,
11 से लेकर 11 तक। तो इसका टोटल संख्या गिना जाए तो कितना है, इनकी कुल संख्या कितना है 11 है, सॉरी इनकी कुल संख्या कितना 33 है, कितना है कुल संख्या 33 है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसकी कुल संख्या कितनी है 33 है। आप सोच रहे होंगे जरूर कि आपने तो बताया कि दूसरे वर्ण की सहायता से ली जाती है किसका उच्चारण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो कैसे हम मानेंगे, तो देखिएगा यहाँ फ्रेंड्स, हम का लिए ये ना, ये का क्या हमारा व्यंजन वर्ण है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा, क हलंत प्लस आ। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी हमारा एक वर्ण है और ये भी हमारा एक वर्ण है। ये कैसा वर्ण है, ये स्वर वर्ण है। ये कैसा वर्ण है, स्वर वर्ण है, ठीक है। और ये हमारा भी वर्ण है। तो ये दो देखो, ये वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली गया कि नहीं, स्वर वर्ण की सहायता लिया गया, मतलब कोई भी वर्ण है आखिर सहायता लिया गया कि नहीं। तो जब दोनों को जब मेल हुआ ना तो हमारा क बन आया, क बन के आया, और यही का हमारा क्या हो गया व्यंजन वर्ण हो गया। क्योंकि यहीं से बोला गया कि वैसा वर्ण, वैसा ये वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से मेल हो, कुछ भी हो, बस दूसरे सहायता किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जो वर्ण हमारा उत्पन्न होता है, जो दो वर्ण हमारा बनता है, जो वर्ण हमारा प्राप्त होता है, उस वर्ण को हम क्या बोलेंगे व्यंजन वर्ण बोलेंगे। आशा करता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा डिफरेंशन है फ्रेंड्स, समझिएगा। इसका डिफरेंशन ये है कि यहाँ पर लिख देते हैं कि वर्णों के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। देखिए कितना छोटा सा है, कुछ नहीं, जितना भी हम पढ़ रहे थे ना वर्ण, उसी वर्णों के जो समूह है वह वर्णों के समूहों को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण के जितना भी समूह है उसी को क्या बोलेंगे, वर्णमाला कहेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि इस पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप उसे आसानी से टिक लाकर सही कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये भी थ्योरी 10th में और पैरामेडिकल दोनों में काम करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जितने भी हमने व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण ये सब पढ़े, उन वर्णों का अब उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। एक टेबल हमने बना दिए हैं, इस टेबल के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा वर्ण का कहाँ उच्चारण स्थान है और उस उच्चारण स्थान का नाम क्या है, ठीक है। इस टेबल के पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ की पता चलेगा, जो हम स जो बोलते हैं स 3 तरह का होता है, एक दंती सा होता है, एक मूर्धन्य सा होता है, एक तलावी सा होता है ना। तो तीनों का नाम अलग अलग क्यों कह दिया गया, आखिर तीनों सही है लेकिन तीनों का नाम अलग अलग दिया गया है। एक दंती सा दिया गया, एक मूर्धन्य सा, एक तलावी सा। तो क्यों दिया गया, जब आप इस टेबल पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा वहाँ पर कि हाँ इसके कारण इसका उच्चारण दंती सा या मूर्धन्य सा या तलावी सा बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने सीरियल वाइज दे दिए हैं कि वर्ण में पहला है कि आ क ख ग घ ड़, मतलब का पूरा पाँचों शुरू वाला आ और आ, इसका उच्चारण स्थान क्या दिया है, कंठ दिया गया है। इसका नाम क्या है, कंठ वर्ण है। इसको कंठ की उच्चारण स्थान क्यों दिया गया, तो जब हम बोलते हैं ना ये सब वर्ण को जब हम उच्चारण करते हैं ना तो कंठ से निकलता है ना। तो एक बार आप बोल कर देखिएगा, बोलिए क ख, अंदर से निकलेगा, तो अंदर से इसका उच्चारण मतलब कंठ, यहाँ से इसका आवाज़ सुनाई देगा, तो इसलिए इसे बोला गया क्या, कंठ। टेबल को याद रखिएगा हमेशा मन में, ठीक है। यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, यहाँ से 10th में बहुत ऑब्जेक्टिव और पैरामेडिकल में भी पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा कि ये सब वर्ण क्या है, कंठ है, तो कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कंठ, कि तालु, कि मूर्धा, कि दंत। तो आप अगर रिवीजन किए होंगे तो पक्का बता देंगे कि कंठ से होता है कि नहीं। या ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कंठ का उच्चारण स्थान कौन सा वर्ण है, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा 2-3 गो ये और एक इसमें से डाल दिया जाएगा। तो कंठ में तो ये है, तो इसका टिक लगा देंगे, ठीक है, क्लियर जाता। दूसरा वर्ण समझते हैं सीरियल नंबर। दूसरा में क्या है कि हर्षई दीर्घई च छ ज झ इया और या एक तलावी सा, जिसका नाम क्या है, तालव्य वर्ण। क्या है, हर्षई दीर्घई च छ ज झ इया और या तलावी सा, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु से इसका बोला जाता है। ऊपर वाला तालु है ना, उससे इसका आवाज़ निकलता है, साउंड निकलता है, तो उसको क्या बोला गया, उच्चारण स्थान में तालु
और नाम इसका क्या है, तालाब्य है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा नाम क्या दिया गया, तालाब्य, इसी से नाम इसमें बोला गया तो तालाबी स है। अब पता चला ये क्या सा है, तालाबी सा। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान का नाम क्या है, तालाब्य, इसी के जोड़ दिया गया और ये स है तो तालाब्य स बोला गया। क्लियर। तीसरा री ट ठ ड ढ टवर्गीना र मूर्धन्य स, मूर्धन्य स ये कहाँ से निकल, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, जो मुंह से निकलता है। ठीक है, मुंह से उच्चारण होता है। एक बार बोल के देखिए, खुद पता चल जाएगा कि मुंह से निकल रहा है। ठीक है, तो मूर्धा हो गया, इसका नाम क्या दिया गया, मूर्धन्य वर्ण। ये सब कैसा वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण। वर्ण इसे बोले या अक्षर बोले, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो मूर्धन्य वर्ण, इसीलिए इसको बोला गया मूर्धन्य स, क्योंकि मुंह से निकल रहा है। आखिर तीनों सही है, देखो तीनों स है, लेकिन तीनों को उच्चारण स्थान का जो नाम है, नाम के अनुसार ही तीनों को अलग अलग नाम से पुकारा गया। एक तालु से निकला था तालाबी स, एक मुंह से निकला तो मूर्धन्य स, एक दंत से निकला तो दंती स। क्लियर यहाँ तक। चौथा नंबर में ता था दा धा ना ला डंटी सा, ये कहाँ से निकलता है, दंत से। जब आप बोलिएगा ना तो दंत पर देखना, दंत का यूज जरूर होगा, दंत का यूज जरूर होगा, जिसके कारण इसे क्या बोला गया, इसे उच्चारण स्थान में दंत। ठीक है, दंत, और इसका उच्चारण स्थान का नाम क्या दिया गया, दंत वर्ण। ये सब कैसा वर्ण है, दंत वर्ण, क्योंकि दंत वर्ण से ही इसका यूज होकर निकल रहा है साउंड। 5 नंबर देखते हैं, तो 5 नंबर में क्या है, ऊ हर्षई हर्षऊ दीर्घऊ प फ ब भ म, ये सब जितने भी वर्ण है कहाँ से निकलता है, होस्ट से। कहाँ से निकलता है, होठ से। जैसे आप बोलिएगा ना, उच्चारण कीजिएगा, देखिए दोनों होठ का यूज होगा। जैसे प, देखो दोनों मेरा होठ हिल रहा है, उसी तरह इसका नाम दिया गया क्या, उच्चारण स्थान में होस्ट। इसका नाम क्या गया, नाम में क्या है, तो होस्ट वर्ण। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, होस्ट वर्ण। अब 6 नंबर देखते हैं, ए और ए। ये क्या है, ए और ए है ना, जिसमें दोनों के योगदान से निकलता है, दोनों के योगदान से ये साउंड निकलता है। कौन कौन है, ए आए, एक कंठ और तालु, दोनों को यहाँ यूज होगा, कंठ से भी और तालु से भी, तब जाके ए और ए साउंड उत्पन्न होगा। इसलिए दोनों का नाम दिया गया कंठ तालु। नाम क्या है इसका, कंठ तालव्य वर्ण। क्या, कंठ तालव्य वर्ण। ये रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बहुत अच्छा चाहिए ये वाला। ओ और आओ, एक बच्चा के 7 नंबर में क्या है, ओ आओ, तो इसमें कंठ और होस्ट दोनों का यूज होगा। कंठ और होस्ट, ओ जैसे बोलेगा ना तो कंठ से भी निकलेगा और होस्ट से भी यूज इसका होगा। तो बोल के देखिए, ओ आओ, तो कंठ से भी निकल रहा है और अथी से भी, होस्ट मेरा भी हिल रहा है, तो इसलिए दोनों से निकल रहा है। तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या दिया गया, दोनों को कंठोष्ट। नाम क्या है, कंठोष्ट वर्ण। अब लास्ट बच्चा हमारा हुआ, तो क्या है, दंतहोष्ट। इसमें दांत का भी यूज होगा, होस्ट के भी यूज होगा, इसलिए इसके दोनों का नाम क्या दिया गया, उच्चारण स्थान में दंतोष्ट। दंतोष्ट, इसका नाम क्या है, दंतोष्ट वर्ण। इसको अगर आप रिवीजन कर लेंगे अच्छी तरह से, तो आपको यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक भी छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन में इतना चारों में से एक ए भी डाल देगा, तो जो आप आध रख ले रहिएगा तो पक्का बता दीजिएगा कि कंठ तालु है ए और ए का। ठीक है, ऐसे पूछेगा, या ऐसे पूछ सकता है कि कंठ तालु में कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ऑप्शन दे रहेगा 4 3 गलत दे रहेगा, एक सही रहेगा, तो आप मान दीजिएगा कि ए या आई होगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस यहीं तक रहने देते हैं। इसके अगले क्लास में जब आएंगे तो उसमें यहाँ हमारा वर्ण विचार जो पढ़ाएं वो सब खत्म हो गया। अब इसके अगला क्लास में शब्द विचार पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है।